हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग ठीक है जैव विविधता एवं संरक्षण में आगे के जो भी टॉपिक्स हैं ठीक है उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रेड डाटा बुक क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है और जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेड डाटा बुक क्या होता है। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक, बुक का मतलब किताब। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें जो कि डाटा लाल रंग से लिखा गया हो, इसलिए इसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक कमिटी है IUCN। कौन सी कमेटी? IUCN, या एक संगठन है। कौन सा संगठन? IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, या आप कह सकते हैं यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, या कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में? तो IUCN का फुल मार्क्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर या प्रकृति आप कह सकते हैं, तो इसका कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, इस कंजर्वेशन के लिए ये क्या है, ये कमेटी है, ये संगठन है। इस संगठन ने एक किताब तैयार की है जिसमें जीव जातियों की क्या है, सूची है। क्या है? जीव जातियों की सूची है। और उन जीव जातियों की जो सूची है उसमें विभिन्न प्रकार के लिस्ट हैं, जैसे विलुप्त जातियां क्या हैं, या विकट संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, या संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, या सुभेद्य जातियां क्या हैं। ठीक है, तो IUCN ने, किसने? IUCN ने एक किताब में, किसमें? एक किताब में, ठीक है, कैसी? विलुप्त, कैसी? विलुप्त, विकट, संकटग्रस्त, विकट संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, ठीक है, संकटग्रस्त, सुभेद्य, आदि जीवों की सूची, मतलब लिस्ट तैयार की है। ठीक है, बनाई है। और इसी किताब को, ठीक है, जिस किताब में ये लिस्ट बनाया गया है, ठीक है, इसी किताब को क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? इस किताब को क्या कहते हैं? इस किताब को क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक कहा जाता है मित्र। ठीक है, समझ में आया किस किताब को? ठीक है, IUCN ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें
क्या लिखा है, विलुप्त जातियां कौन कौन सी हैं, विकट संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, और संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं, तथा सुभेद्य जातियां कौन सी हैं, या रेयर, ठीक है, आप रेयर स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। तो इन सभी जातियों का क्या बनाया गया है, लिस्ट बनाया गया है, जीवों का लिस्ट बनाया गया है। जिस बुक में ये बनाया गया है उसी बुक को किस नाम से जाना जाता है, रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। और ये बुक किसके द्वारा, ये लिस्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, IUCN के द्वारा ये लिस्ट तैयार की गई है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विलुप्त जातियां क्या होती हैं, या विकट संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, या संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, या सुभेद्य जातियां क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, विलुप्त जातियों की, विलुप्त जातियां। फ्रेंड्स, विलुप्त जातियों को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज या विलुप्त जातियां, ठीक है। ये ऐसी जातियां होती हैं जो क्या हो चुकी हैं, पृथ्वी पे पहले पाई जाती थी, अब क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो देखिए ये जातियां क्या हो चुकी हैं, वे जातियां जो पहले पाई जाती थी, ठीक है, जो पहले पाई जाती थी, ठीक है, पहले पाई जाती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो चुकी हैं, अब ये क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, अब नहीं पाई जाती, ठीक है, अब क्या होती हैं, नहीं पाई जाती, ठीक है, अर्थात क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं फ्रेंड्स, क्या हो गई है, समाप्त हो गई हैं, समझ में आया, ठीक है। तो वे जातियां जो पहले पाई जाती थी पृथ्वी पे, ठीक है, या किसी भी कंट्री में, लेकिन अब वो क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, अब वे नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब एक्सटिंक्शन का बहुत सारा कारण मैंने बताया था कि जीव जातियां कैसे विलुप्त हो रही हैं। तो हम लोगों ने सबसे प्रमुख कारण ये बताया था कि जीव जातियां क्यों नष्ट हो रही हैं, क्योंकि उनका जो आवास है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ठीक है, उनका घर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। दूसरा कारण ये कि हम क्या करते हैं, उनका हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं या एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और भी कारण थे, जैसे प्रदूषण था और जंगल की आग थी, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कारण होते हैं जिससे जीव जातियां क्या हो रही हैं, विलुप्त होती चली जा रही हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए डोडो, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल डोडो, ठीक है, डोडो। देखिए डोडो एक पक्षी था, ठीक है, क्या था, एक पक्षी था जो मॉरिशस में, कहाँ पे, मॉरिशस में पाया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इसका शिकार करना शुरू कर दिया और इसको खाने लगे। लोग डोडो का क्या करने लगे, शिकार करके खाने लगे। ये बत्तख जैसा होता था, ठीक है, इसकी संरचना कुछ बत्तख के जैसी होती थी। तो लोग डोडो का शिकार करके खाना शुरू किए, तो धीरे धीरे इनकी संख्या को क्या होने लगी, कम होने लगी। और फिर एक ऐसी स्थिति आई कि पृथ्वी पर से या मॉरिशस से जितने भी डोडो थे सभी क्या हो गए, समाप्त हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी तरह से एक और पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो पैसेंजर पिजन या कबूतर, पैसेंजर
कबूतर, या आप इसको पीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, पीजन का मतलब कबूतर। तो ये कबूतर भी क्या हो चुके हैं, पहले पाए जाते थे लेकिन अब ये क्या हो गए, ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो डोडो और पैसेंजर कबूतर क्या है, विलुप्त जातियां हैं, हाल ही में विलुप्त जातियां हैं। और भी बहुत सारी विलुप्त जातियां हो सकती हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था, पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे, ठीक है, क्या हुआ, पृथ्वी पर डायनासोर्स पाए जाते थे, बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते थे। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई, कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिनसे वो डायनासोर्स क्या हो गए, विलुप्त हो गए या मर गए या नष्ट हो गए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि ये क्योंकि बड़े आकार के थे तो इनको क्या होगा कि भोजन की कमी होने लगी तो ये फिर मरने लगे, ठीक है। और कभी कभी कुछ ऐसी थ्योरी बताती हैं कि पृथ्वी पे क्या हुआ, उल्का पिंडों की बरसात हुई जिससे ये डायनासोर्स क्या हो गए, खत्म हो गए। या ऐसा भी माना जाता है कि एक हिम युग आया, ठीक है, मतलब सब जगह बर्फ जमने लगी तो उस समय भी क्या हो गए, डायनासोर्स क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गए, डायनासोर्स समाप्त हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, ये पहला क्या था, विलुप्त जातियां थी। दूसरा क्या है, विकट संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया पहला। दूसरा देखिए, विकट संकटग्रस्त जातियां, विकट संकटग्रस्त जातियां, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, विकट संकटग्रस्त जातियों को क्या कहते हैं, ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है क्रिटिकली, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, समझ में आया, विकट संकटग्रस्त जातियां या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, अब ये ऐसी जातियां होती हैं जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या है, हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का, क्या है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन का है, ठीक है। तो ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, ठीक है, और क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्रिटिकली मतलब विशेष रूप से, विकट रूप से, बड़ी गंभीर परिस्थिति में है कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो इनकी क्या होगी, जो जातियां हैं वह पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हें क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होना या गायब होना, ठीक है। तो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है, इन्हें क्या होता है, ये जातियां, इन जातियों की अगर सुरक्षा नहीं की गई तो ये जातियां विशेष रूप से बड़े ही खतरे में है और क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जातियां क्या है, विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं ये जातियां, ठीक है फ्रेंड्स, ये जातियां क्या हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये जातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनकी संख्या भी बहुत कम है, तो हाई रिस्क ऑफ क्या है, एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी जातियां हैं, अभी कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पौधों की बात करते हैं तो चंदन, ठीक है, चंदन का पौधा आप लोग जानते हैं। तो चंदन आज के समय में ऐसा पौधा है जो आपको कहीं आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ विशेष स्थानों पर ही चंदन के पौधे बचे हैं, वृक्ष बचे हैं, ठीक है, और इसका यूज मेडिसिनल यूज होता है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, चंदन के पेड़ बहुत ही तेज़ी से काटने शुरू कर दिए और फिर कोई पेड़ लगाता नहीं है काटने के लिए तो सब लोग काट लेते हैं, ठीक है।
तो क्या हो गया, धीरे धीरे चंदन के पेड़ समाप्त होने लगे, ठीक है। और ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर इनकी सुरक्षा ना की जाए तो पृथ्वी पर से चंदन का पेड़ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और पौधा होता है फ्रेंड, सर्पगंधा, ठीक है। यह भी बहुत कम पाया जाता है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली ये फिर भी तब भी पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि एकदम खतरे में है, ठीक है। तो सर्पगंधा और चंदन बताया जाता है। और अगर हम बात करते हैं, किसी एनिमल की बात करते हैं, तो घड़ियाल और गिद्ध, कौन सी जातियां जंतुओं की, घड़ियाल और गिद्ध। गिद्ध को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वल्चर कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, वल्चर। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। तो शायद हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने गिद्ध ना देखा हो या कुछ लोगों ने देखा हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े आकार का क्या होता है, पक्षी होता है, जैसे बड़े बड़े मोर होते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है, गिद्ध भी बड़े आकार के पक्षी होते हैं। और ये मांसाहारी जंतु होता है। कैसा पक्षी है ये, मांसाहारी पक्षी होता है। ये क्या करता है, जैसे जो सांप हैं या मेढक हैं, ठीक है, ऐसे जीवों को ये क्या करता है, खाता है। या इसके जीव, ऐसे जंतुओं के अगर जो मृत शरीर होते हैं उनको भी गिद्ध क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। और घड़ियाल, घड़ियाल आप लोगों ने देखा होगा, ये पानी में रहता है और इसका माउथ क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है और मुख के ऊपर एकदम अग्र सिरे पे क्या होता है, घड़े जैसी संरचना होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घड़ियाल कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सभी ऐसे, ये दोनों ऐसे जंतु हैं जो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और ये विलुप्त होने के कगार पे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के समय में आप गिद्ध शायद ही कहीं पे देख पाए, जल्दी आपको कहीं दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो शायद बहुत सारे गिद्ध को आप उड़ते हुए या पेड़ों पे आकर के बैठने के बाद आप देखते होंगे, लेकिन अब आपको गिद्ध नहीं दिखाई देते, ठीक है। हमने भी गिद्ध बहुत सारे देखे हैं पहले, लेकिन आज के समय में हम लोगों को भी गिद्ध देखने को नहीं मिलता है ऐसे पेड़ों पे, ठीक है। तो ये था दूसरा प्रकार, ठीक है, दूसरी जातियां, विकट संकटग्रस्त जातियां फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा देखिए, दो हो गया, तीसरा है संकटग्रस्त जातियां। कैसा, संकटग्रस्त जातियां, ठीक है फ्रेंड्स, संकटग्रस्त जातियां। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, समझ में आया। संकटग्रस्त जातियां अर्थात इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। देखिए, इन जातियों की संख्या क्या है, कम है। इन जातियों की संख्या क्या है, बहुत कम है। और इनकी संख्या क्या हो रही है, तेजी से घटती जा रही है। इन जातियों की, इन जीवों की संख्या क्या है, बहुत कम है और इनकी संख्या क्या हो रही है, बहुत तेजी से घट रही है। तो ये क्या है, खतरे में है, इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये जातियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये जातियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जातियों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जीव जातियों की या जातियों की संख्या कम है या कम होती है, तथा इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इनकी संख्या क्या हो रही है, तेजी से घट रही है। मतलब हर साल इनकी संख्या क्या हो, कम होती जाए, ठीक है। हर साल क्या हो, इनकी संख्या कम होती जाए और इनकी संख्या कम पहले से भी है। तो ऐसी जातियों को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं या संकटग्रस्त जातियां कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टाइगर। एग्जाम्पल इसका क्या है, टाइगर। टाइगर को क्या कहते हैं मित्र, बाघ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो बाघ या टाइगर, ठीक है, बाघ या टाइगर। एक और जाति की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय गैंडा। कौन सा गैंडा, भारतीय गैंडा, ठीक है।
आप लोगों ने टीवी वगैरह में गैंडा देखा होगा, बड़े शरीर का क्या होता है, जंतु होता है, ठीक है। जैसे भैंस होती है ना, भैंस से भी बड़े आकार का ये क्या होता है, जंतु होता है, ठीक है। भैंस से भी बहुत बड़ा होता है। भारतीय गैंडा, तो टाइगर और भारतीय गैंडे क्या हैं, इनकी संख्या कम है और हर वर्ष क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। और जो बाघ है, बाघ की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसके कारण क्या हो गई, बाघ की संख्या फिर जा करके कुछ बढ़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया। तो जो भारतीय गैंडा होता है, देखो इसको वन हार्न, ठीक है, कैसा, इसके पास एक सींग वाला, एक सींग होती है केवल यहाँ पे सिर पे, ऐसे जो सामने एक ही सींग निकली रहती है, ठीक है, हार्न उसको बोलते हैं, हार्न मतलब सींग। तो जो भारतीय गैंडे होते हैं ये एक सींग वाले होते हैं। कैसे होते हैं, एक सींग वाले, एक सींग वाले, ठीक है, एक सींग वाले होते हैं, ठीक है। और जो गैंडा होता है, गैंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, राइनोसिरास बोलते हैं। क्या कहा जाता है गैंडे को, राइनोसिरास कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बाघ और जो भारतीय गैंडा है कैसी जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया, कैसी जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा, सुभेद्य, ठीक है, सुभेद्य, इंग्लिश में इसे वल्नरेबल, ठीक है, सुभेद्य जातियां, सुभेद्य जातियां इंग्लिश में वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है, वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसी जातियां जिनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है, जिनकी संख्या क्या है, अधिक है, पर्याप्त है, लेकिन अभी तो ये खतरे में नहीं है, लेकिन इनकी संभावना है कि ये क्या हो जाए, भविष्य में खतरे में आ सकती हैं, ठीक है। ये भविष्य में क्या हो सकती हैं, खतरे में आ सकती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसी जातियों को क्या बोला जाता है, सुभेद्य जातियां बोला जाता है या वल्नरेबल स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। अभी इनकी संख्या क्या है, अभी इनकी संख्या, ठीक है, पर्याप्त है, क्या है, पर्याप्त है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अधिक है, ठीक है। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, ये जातियां खतरे में आ सकती हैं, ठीक है। भविष्य में ये जातियां खतरे में आ सकती हैं, ठीक है, या विलुप्त हो सकती हैं, ठीक है। भविष्य में ये जातियां क्या होंगी, खतरे में आ सकती हैं, खतरे में आ सकती हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसी जातियों को क्या कहा जाता है, सुभेद्य जातियां या वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल इसका होगा शेर, ठीक है, शेर, मगरमच्छ, ठीक है, और चीता। ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या अभी तो है पर्याप्त, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये भविष्य में खतरे में आ सकती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मगरमच्छ मीन्स क्रोकोडाइल, शेर लायन, चीता मीन्स क्या होगा, लियोपार्ड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, 4 प्रकार की जातियां हैं, ठीक है, विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां और सुभेद्य जातियां, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। विलुप्त जाति का एग्जाम्पल क्या है, डोडो है और पैसेंजर है, ठीक है। और जो
क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिसमें चंदन है, घड़ियाल है, गिद्ध है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो कैसी हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं, इसमें आपका आएगा बाघ और भारतीय गैंडा, ठीक है। और सुभेद जातियों में शेर है, मगरमच्छ है और चीता है। मतलब इनको खतरा अभी तो नहीं है, लेकिन ये भविष्य में खतरे में आ सकती हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये थी, क्या थी, विभिन्न प्रकार की जीव जातियां थी, किसके अकॉर्डिंग, रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग या IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये जातियां क्या हैं, खतरे में हैं और नष्ट होती जा रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन जातियों का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, अर्थात कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये जो जीव जातियां हैं या जो जैव विविधता होती है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इसको मिटा दिया जाए, रफ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। संरक्षण का मतलब सुरक्षित रखना, क्या रखना, सुरक्षित रखना या सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, समझ में आया। कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो जैव विविधता का संरक्षण अर्थात क्या है, इसका मतलब जीव जातियों को, ठीक है, जीव जातियों को तथा प्राकृतिक संपदाओं को, ठीक है, जैसे सिंपली जैव विविधता की बात की जा रही है तो चलिए प्राकृतिक संपदा हटा देते हैं, ठीक है। जीव जातियों को क्या करना, सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है, क्या कहलाता है, जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। जीव जातियों को क्या रखना, सुरक्षित रखना, बचा करके रखना, इनको नष्ट होने से या समाप्त होने से रोकना, ठीक है, यही क्या कहलाता है, जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। तो जो भी जैव विविधता है अर्थात विभिन्न प्रकार के पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के क्या है, जंतु हैं, इन सभी पौधों और जंतुओं को कैसे संरक्षित किया जाता है, कैसे सुरक्षित किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, जो जैव विविधता को संरक्षित करने का
उपाय होता है या प्रकार होता है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक क्या होता है? स्वस्थानीय संरक्षण और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन सीटू, क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और दूसरा है बाह्य स्थानीय, दूसरा क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण फ्रेंड्स। ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो इन सीटू कंजर्वेशन है या स्वस्थानीय कंजर्वेशन होता है, इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक आवास में ही जीव जातियों को क्या रखना? संरक्षित करना। क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना या संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जीव जातियों को क्या किया जाता है? उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में ही क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। अर्थात उनका जो घर है वो जिस जंगल में, जिस घास के मैदान में जहाँ पर रहते हैं, उसी एरिया को क्या किया जाएगा? प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा देखिए क्या होता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या करते हैं? जीव जातियों को, ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाता है, इसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नेशनल पार्क्स है, ठीक है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, अब इसके एग्जांपल सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क्स की बात कर लेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नेशनल
पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क्स को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेशनल पार्क्स अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखिए नेशनल पार्क्स क्या होता है? जो भी जीव होते हैं, जातियां होती हैं, ठीक है, पौधे हैं और जंतु हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो नेचुरल तालाब हो, प्राकृतिक, ठीक है, घास का मैदान, तालाब या कोई जंगल हो, उस प्राकृतिक आवास में ही उनको क्या किया जाता है? संरक्षित कर दिया जाता है। और इस आवास में मनुष्य की क्रियाविधि, ठीक है, क्या होती है? वैध होती है। क्या होती है? मनुष्य की क्रियाविधि क्या होती है? वैध होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एरिया क्या होता है? ठीक है, यह प्राकृतिक आवास क्या होता है? यह क्षेत्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, यह जो एरिया है, क्या होता है? पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से क्या होता है? संरक्षित होता है। पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है? संरक्षित होता है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया? जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनका जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वह क्या होता है? पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मनुष्य की क्रियाविधि नहीं होती, ठीक है। यहाँ या इसमें किसी भी प्रकार की मनुष्य की क्रियाविधि नहीं होती, मनुष्य की क्रियाविधि नहीं होती, मनुष्य की क्रियाविधि नहीं होती है। कोई भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य यहाँ पे नहीं जा सकता, वहाँ पे उसका घर नहीं होगा, वहाँ पे वह पशु नहीं चरा सकता, ठीक है, वहाँ पे वो जो कि फसलें हैं, फसलें नहीं उत्पन्न कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? वैध होती हैं। क्या होती हैं? वैध होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मना किया जाता है, मना रहता है, कोई भी मनुष्य वहाँ पे खेती नहीं कर सकता इस क्षेत्र में, इस भाग में, और कोई भी अपने पशुओं को नहीं चरा सकता, ठीक है। अर्थात वहाँ पे मनुष्य का जाना क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, ठीक है। रिसर्च के लिए साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है, वो जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति का प्रवेश क्या होता है? इस क्षेत्र में अर्थात नेशनल पार्क में क्या होता है? बैन होता है, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को नहीं चरा सकता, कोई किसी जंतु को मार नहीं सकता, या अपने घर नहीं बना सकता, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये अंडर गवर्नमेंट होते हैं। किसके अंडर होते हैं? अंडर गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे जितने भी इंडिया में नेशनल पार्क्स होंगे तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, इसकी देख रेख की जाती है, ठीक है, या सुरक्षा प्रदान की जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम नेशनल पार्क्स की संख्या की बात करते हैं, ठीक है, तो कुल टोटल भारत में, इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं? कुल 104 नेशनल पार्क्स हैं। कितने नेशनल पार्क्स हैं? 104 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। समझ में आया? तो कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है कि भारत में कुल कितने नेशनल पार्क्स हैं फ्रेंड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुल 104 नेशनल पार्क्स हैं। कितने नेशनल पार्क्स हैं? कुल 104 नेशनल पार्क्स है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग कुछ भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जरा देखिएगा, ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। या आप लोग यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो चलिए इस तरह से मैं लिख देता हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स, अर्थात
राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला, कौन सा, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। ये भारत का कौन सा नेशनल पार्क है, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे ये है उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है, समझ में आया, कहाँ पे स्थित है ये, उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे, ठीक है, टाइगर्स भी प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, टाइगर्स भी प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे टाइगर्स या बाघ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेशनल पार्क्स को शार्ट में लिख दिया जाए तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स। तो ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या किया जाता है, पूछ दिया जाता है कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे इसके लोकेशन से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगला नेशनल पार्क देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, आसाम, ठीक है, याद रखेंगे, असम या आसाम जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, आसाम या असम, ठीक है, असम या आसाम। तो ये नेशनल पार्क्स कहाँ पे स्थित है, असम या आसाम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गिर नेशनल पार्क्स, ठीक है, गिर नेशनल पार्क्स या गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स है और आप लोग जानते हैं ये किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में है, तो ये गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन, लायन का मतलब शेर, ठीक है। तो यहाँ पे शेर पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर नेशनल पार्क में, ठीक है, एशियाटिक लायन प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, ठीक है, समझ में आया, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क्स, दुधवा नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो नेशनल पार्क्स है ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश में भी विशेष स्थान पे पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, ठीक है, समझ में आया। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क वहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लखीमपुर खीरी में या उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पे क्या होता है, एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, टाइगर के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस नेशनल पार्क्स में
एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्क्स कहाँ स्थित है, या ऐसे पूछा जाएगा असम में कौन सा नेशनल पार्क्स है। आपके सामने चारों ऑप्शन रहेंगे तो आप चूज करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क्स। ठीक है, या गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आंसर चूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ये चार क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और क्या है, आपने यहाँ पे मैंने बताया कि कुल कितने नेशनल पार्क्स होते हैं, तो कुल 104। ठीक है, 104 नेशनल पार्क्स इंडिया में प्रेजेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया नेशनल पार्क्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व या जिसे जीवमंडल के नाम से जानते हैं, किस नाम से, जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, जीवमंडल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो यह भी क्या होता है, एक प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास होता है जीव जातियों का, और वो संरक्षित है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य की क्रियाविधि क्या होती है, अलाउ रहती है। ठीक है, मनुष्य की क्रियाविधि क्या होती है, अलाउ होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य आ जा सकता है या इसमें रह सकता है। ठीक है, देखिए वह संरक्षित क्षेत्र है या होता है जहाँ मनुष्य की क्रियाविधि होती है, या जिसमें क्या होता है, मनुष्य की क्रियाविधि या एक्टिविटी, क्रियाविधि का मतलब एक्टिविटीज होती है या हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ क्या होती है, मनुष्य की क्रियाविधि एक्टिविटीज़ होती है या हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन। और यहाँ पर भी टाइगर्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ये सुंदरवन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे, ये जो वन है कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो सुंदरवन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है या पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें कुल 3 जोन होते हैं। क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है उसमें 3 लेयर होते हैं, 3 जोन होते हैं। सबसे केंद्र का जो भाग होता है इसे बोला जाता है कोर जोन। इसे क्या कहते हैं, कोर जोन कहते हैं। और ये जो केंद्र का क्षेत्र होता है, जो भाग होता है, एरिया होता है,
ठीक है। इस कोर जोन में मनुष्य की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती। यहाँ पे इस एरिया में, इसके अंदर कोई भी मनुष्य नहीं जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोर जोन, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है? सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है। यहाँ पे मनुष्य की एक्टिविटी नहीं होती है। और सबसे बाहर का देखिए जो एरिया है, जो क्षेत्र है, ये बाहर वाला, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो जो बाहरी क्षेत्र होता है इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ये बाहरी क्षेत्र क्या है? ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन, ठीक है। इस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है? मनुष्य की क्रियाविधि होती है। यहाँ पे मनुष्य आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है। यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्रों में, ठीक है, क्या है? मनुष्य के हाउस भी बने होते हैं, मनुष्य के घर भी क्या होते हैं? बन सकते हैं, ठीक है। तो इस भाग में क्या होता है? मनुष्य का घर भी क्या होता है? बना रह सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो इस क्षेत्र में क्या होता है? मनुष्य का घर भी क्या हो सकता है? बना रह सकता है, ठीक है। ट्रांजिशन जोन में सबसे बाहर का जो जोन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो बीच वाला एरिया होता है, ये जो बीच वाला जोन होता है, इसे बोला जाता है बफर जोन। इसे क्या कहते हैं? बफर जोन, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में मनुष्य की क्रियाविधि के लिए तो मान लीजिए कोई रोक टोक नहीं है, मनुष्य नुकसान ना पहुँचाए प्राकृतिक जो संपदा है उसको, जंतुओं को, पौधों को, ठीक है। और जो बफर जोन है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मनुष्य की क्रियाविधि क्या होती है? सीमित होती है, लिमिट होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। बफर जोन में थोड़े बहुत मनुष्य की क्रियाविधि होती है, बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मनुष्य की क्रियाविधि क्या होती है? बफर जोन में सीमित क्रियाविधि होती है, ठीक है। मनुष्य की क्रियाविधि अर्थात एक्टिविटी क्या होती है? सीमित रहती है, सीमित रहती है, ठीक है। समझ में आया? और बफर कोर जोन में कोई भी क्रियाविधि नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? बायोस्फीयर की क्या होती है? संरचना होती है, या जीवमंडल की संरचना होती है, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए, तो ये होते हैं जीवमंडल, ठीक है। अगर हम जीवमंडल की बात कर रहे हैं तो कुल भारत में, ठीक है, कितने? 14, कितने? 14 क्या हैं? जीवमंडल हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये है नेशनल पार्क्स था, और ये दूसरा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, तो फिर आगे डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, तीसरा है वन्य जीव अभयारण्य। क्या होता है? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। समझ में आया? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जो वन्य जीव अभयारण्य होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है? जो जीव जातियाँ हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? यहाँ पे इन तीनों में देखिए, इसमें क्या किया जाता है? जो वातावरण है वहाँ पे उसको प्राकृतिक बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। मीन्स वहाँ पे प्राकृतिक मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण बनाया जाता है। जो उन जीवों का प्राकृतिक पर्यावरण होता है उनके लिए क्या किया जाता है? उस तरह के पर्यावरण बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
क्या किए जाते हैं, उस प्रकार के पर्यावरण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जीव जातियों को, ठीक है, जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास के जैसा, प्राकृतिक आवास के जैसा, ठीक है, आवास प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो यहाँ पे जो जीव जातियों का प्राकृतिक आवास है उसी के जैसा क्या किया जाएगा, वहाँ पे वातावरण बनाया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई जंतु है, वह किसके, तालाब में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है, तालाब में रहता है, छिछले तालाब में जिसमें बहुत सारे पौधे हों। तो मनुष्य क्या करेगा, इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक तालाब बनाएगा और उसमें पानी भरे, तालाब बना देगा। ठीक है, पानी भरा रहेगा जिसमें कुछ पौधे भी रहेंगे, या जिस प्रकार के जीवों के साथ रहता है तो उसमें उस प्रकार के जीव ला करके भर दिए जाएंगे। ठीक है या कोई जीव क्या करता है, ठीक है, बिल बना करके रहता है। ठीक है, तो उसे ऐसा माध्यम, ऐसी जगह दिया जाएगा जो क्या करे, वहाँ पे वह बिल बना करके रह सके। ठीक है, या मान लीजिए कोई ऐसे पक्षी हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, किसी विशेष प्रकार के पेड़ पे रहते हैं। तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या किया जाएगा, उन पौधों को, उन वृक्षों को ला करके लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास के जैसा आवास या पर्यावरण क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ में कैसा, क्या प्रदान किया जाएगा, पर्यावरण या आवास प्रदान किया जाएगा। ठीक है, या वातावरण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ठीक है, कौन सा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, समझ में आया। तो कभी कभी एग्जाम में इसका नाम देता है और पूछ दिया जाता है कि ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, या फिर बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उपस्थित है, बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जीवों का स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, अर्थात जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर कैसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो कैसे संरक्षित करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण में। ठीक है, जो जीव जातियां हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको उन प्राकृतिक आवास से निकाल करके। ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो मान लीजिए कोई ये वातावरण है, कोई ये आवास है और यहाँ पे कोई भी पौधा रहता है या कोई जंतु रहता है। ठीक है, क्या है, इस प्राकृतिक आवास में ये पौधा है या यह जंतु है। अब इसको संरक्षण के लिए इस वातावरण में मान लीजिए यह नष्ट हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से इसके 1-2 पौधे निकाले गए और क्या किए गए, आपके पास कोई एक कृत्रिम क्या है, बॉटेनिकल गार्डन है, ठीक है, क्या है, वनस्पति उद्यान, ठीक है, क्या है, वनस्पति उद्यान है या बोटेनिकल गार्डन है। अब आपने क्या किया, इस पौधे को ला करके इस गार्डन में, ठीक है, लगा दिया, सुरक्षित रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा, सामान्यतः हर कोई व्यक्ति यहाँ पे जा नहीं पाएगा और इसको नष्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉलेज के भी क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, विश्वविद्यालय के बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप किसी जंतुओं को भी ला करके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है उनको क्या किया जाता है, प्राकृतिक आवास से निकाल करके कृत्रिम आवास में क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। ये कैसा आवास है, प्राकृतिक है, और ये कैसा है, ये कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। समझ में आया, जैसे कोई भी वनस्पति उद्यान है, बोटेनिकल गार्डन है, या मान लीजिए कोई तालाब है, कोई नदी है, वहाँ पे मछलियाँ हैं, ठीक है, क्या है, कोई नदी है और इस नदी से आपने क्या किया, कोई एक मछली निकाला, ठीक है, और इस मछली को आपने क्या किया, ला करके कृत्रिम तालाब में, ठीक है, कहाँ पे, कृत्रिम तालाब में सुरक्षित रख दिया, ठीक है। तो उस तालाब में वह मछली बढ़ेगी, प्रजनन करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो संरक्षण होता है वह क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कृत्रिम तालाब है, कृत्रिम क्या हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से, ठीक है, मनुष्य क्या कर सकता है, जीव जातियों का संरक्षण करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे जो बीज हैं, बीजों को भी क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, शुक्राणुओं को भी, मनुष्य के शुक्राणुओं को या किसी जंतुओं के शुक्राणुओं को भी और परागकणों को भी क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। तो एक मिनट, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कोई बीज है या कोई जीन है, ठीक है, या शुक्राणु है, ठीक है, या परागकण है, क्या है, परागकण है, इन सभी को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। बीज को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, सीड बैंक होता है, क्या होता है, सीड बैंक होता है, बीज बैंक होता है, जिसमें क्या किया जाता है, बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। जीन को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, जीन बैंक होता है, जीन बैंक होता है, ठीक है। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, इसी तरह जीन बैंक में जीन सुरक्षित रखे जाते हैं, बीज सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। और परागकण है या शुक्राणु है, ठीक है, इनको लो टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम परागकण की बात करते हैं तो परागकणों को या शुक्राणुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, तो इन्हें रखा जाता है, एक विधि होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन सी विधि होती है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसे हिंदी में कह सकते हैं शीत परिरक्षण, क्या कह सकते हैं, शीत परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो भी परागकण है या शुक्राणु हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, किस पे, लिक्विड नाइट्रोजन पर रखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आया। तो बहुत ही लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शीत परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो 2 डेट हैं, एक डेट है देखिए 22 मई, ठीक है। 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है,
तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और डेट की अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात करेंगे, ठीक है, 5 जून, और ये इस डेट को आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट करता है और आता है कि पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से जीव जातियों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। तो जीव जातियों का संरक्षण हम क्यों करते हैं? इनका क्या उद्देश्य है? देखिए, जीव जातियों के संरक्षण से क्या होता है, जो पर्यावरण होता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, वह क्या होता है? संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित होता है। और हमें हमारे लिए जो लाभकारी पौधे हैं और या फिर लाभकारी जंतु हैं, वे हमें हमेशा क्या होते हैं? हमारे पास उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये सभी क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। और जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं, वो जातियां नष्ट होने से क्या होंगी? बच जाएंगी। तो उनको बचाना और हमारे लिए जो भी लाभकारी पौधे हैं, जंतु हैं, उनको सुरक्षित रखना, अवेलेबल रखना, इसी के लिए हम क्या करते हैं? जो जैव विविधता है उसका क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो पर्यावरण क्या होगा? पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा, या इन्वायरमेंट क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, या हमारे लिए बहुत सारे जो पौधे हैं, आवश्यक पौधे हैं, महत्वपूर्ण पौधे हैं या जंतु हैं, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जैव विविधता का संरक्षण। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तप्त स्थल। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तप्त स्थल, ठीक है। तप्त स्थल क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए, तप्त स्थल, ठीक है, तप्त स्थल को हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है जिससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे मोबाइल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करके, ठीक है, क्या कराते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? देखिए, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, क्या होते हैं? तप्त स्थल क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता, जहाँ जैव विविधता अधिक होती है, या आप कह सकते हैं बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैव विविधता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या हो? बहुत सारी जीव जातियाँ पाई जाएँ। ठीक है, पेड़ों के भी, वृक्षों के भी, पौधों के भी, जंतुओं के भी, मछलियों के भी, सांपों के भी। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तप्त स्थल कहा जाता है या हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात जीव जातियों की संख्या अधिक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी दोहन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो क्योंकि संख्या बहुत अधिक है तो क्या होगा? प्राकृतिक, ठीक है, जो भी संसाधन है, ठीक है, संसाधन का आप कह सकते हैं दोहन, या आप कह सकते हैं उपयोग तेजी से होता है। क्या होता है यहाँ पे? तेजी से होता है। ठीक है, समझ में है ना? तेजी से
होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जीव जातियों की अधिकता होती है, तो अब कुछ एक निश्चित क्या होगा, स्केल होना चाहिए कि अगर जीव जातियों की संख्या इतनी है तो हम इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट कहेंगे या तप्त स्थल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग कम से कम कितनी 1500 क्या होने चाहिए, वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1500 वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज पाई जानी चाहिए ऐसे क्षेत्र में, तब ही हम क्या कहेंगे, उनको क्या बोलेंगे कि ये हॉट स्पॉट्स हैं, ये तप्त स्थल है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो हम कब कहेंगे कि ये हॉट स्पॉट है, जब वहाँ पे कम से कम वैस्कुलर प्लांट्स का नंबर कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के या 2 क्या होते हैं, हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। कितने स्पॉट हॉट स्पॉट हैं, 2 हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, तो ज़रा मैं इसको मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाना चाहूँगा। वैसे मैप बहुत अच्छा तो नहीं बनाने आता है इंडिया का मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए काम चलाऊँ मैप बन जाएगा, जिससे आप लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये क्या है, इंडिया का मैप है। तो जो इंडिया है, जो भारत है, यहाँ पे 2 तप्त स्थल पाए जाते हैं। एक होता है पश्चिमी घाट, क्या होता है, पश्चिमी घाट, और दूसरा है पूर्वी हिमालय। क्या है, पूर्वी हिमालय। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, डायरेक्शन आपको पता चल रहा है। और हिमालय, देखिए यहाँ पे नॉर्थ में क्या होता है, हिमालय होता है। तो ये जो भाग होता है, ठीक है, ईस्ट का, इस भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय। ये क्या हो गया, पूर्वी हिमालयन रीजन है। ठीक है, पूर्वी हिमालयन रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है, जैव विविधता अलग होती है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, ये जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, कौन सा, पश्चिमी घाट। ठीक है, इधर सीज एरिया है। तो ये जो रीजन होता है जहाँ पे कर्नाटक है, केरल है, नीचे ऊपर मुंबई गोवा तक लेकर के, इस रीजन को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो ये 2 क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, मुख्य रूप से यही 2 क्या होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के। कभी कभी कह दिया जाता है कि 3 हॉट स्पॉट होते हैं। तो एक और इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा को भी क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि बर्मा क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो बर्मा के आसपास का जो भाग होता है, ठीक है, उसको भी हॉट स्पॉट मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 3 हॉट स्पॉट कह दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न कैसा आएगा उसके अनुसार आप आंसर देंगे। अगर 2 ही दिख रहे हैं तो 2 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मुख्य रूप से, लेकिन अगर 3 है तो आप बता सकते हैं कि इंडो बर्मा भी उसी में आता है। तो 3 हॉट स्पॉट हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए क्या करते हैं, बस यहीं तक। और आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट भी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा आप लोगों को। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके।